बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर मैगज़ीन और मैं हूँ नाज़िश खटक। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मकबूजा जम्मू कश्मीर में ढोंग इलेक्शन का जो दौर चल रहा है उस पर। वहाँ पर 10 लाख से ज़ायद अफवाज का कब्ज़ा है और उनके कब्ज़े के और उनकी मौजूदगी में ये इलेक्शन एक हसीन वादी को एक जेल का मंजर पेश कर रही है। नाजरीन, नाम नहाद जमहूरियत का दावा करने वाली बीजेपी पार्टी और मोदी सरकार वहाँ पर हुर्रियत रहनुमाओं को जेलों में कैद किए हुए हैं। हज़ारों की तादाद में कश्मीरी जेलों में कैद हैं, उनकी जायदादें जब्त की गई हैं। ऐसे में इलेक्शन करवाना किस अहमियत की हामिल हो सकते हैं? नाजरीन, इस वक्त जो इलेक्शन हो रहे हैं ये 10 साल बाद हो रहे हैं और इसकी काफ़ी तैयारी की गई है। 2019 में आर्टिकल 35A और 370 के ख़ात्मे के बाद मकबूजा जम्मू कश्मीर की जो आईनी हैसियत थी उसको ख़त्म किया गया और वहाँ पर नॉन कश्मीरीज़ को शहरियत दी गई। तकरीबन 42 लाख के करीब वहाँ पे नॉन कश्मीरी को मुकीम किया गया, उनको वहाँ के डोमिसाइल्स दिए गए, उनको प्रॉपर्टी में ख़रीदो फ़रोख्त की इजाज़त दी गई और उनको वोटिंग का भी इख्तियार दिया गया। इसका मकसद ही महज शायद यही था कि वो खौफज़दा थे और वो पूरी प्लानिंग के साथ इंतखाबात की तरफ बढ़ना चाह रहे थे, जिसमें वो चाहते थे कि वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय अक्सरियत दिखा सके। इन सब पे हम बात करेंगे, साथ हम ये भी बात करेंगे कि इन इंतखाबात से बनने वाली असम्बली का वजूद जो है वो क्या मायने रखता होगा। इस असम्बली के पास कोई इख्तियार नहीं होगा, कोई आईनी इख्तियार नहीं होगा। जिस असम्बली के पास कोई इख्तियार नहीं होगा वो वहाँ 370 दोबारा जारी कैसे कर सकते हैं? महज ये भी एक ढोंग है, एक दानली की जा रही है, दुनिया की आंखों में सिर्फ एक धूल झोंका जा रहा है, लेकिन वो इसमें किस हद तक कामयाब होते हैं इसी पर हम बात करेंगे। मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। पहले हमारे पास तशरीफ़ फरमा है ख्वाजा अब्दुल मतीन साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार है, सीनियर सहाफ़ी हैं। साथ ही सैयद गुलशन अहमद साहब कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा है। ज़ुबैर हुसैन साहब ने हमें बज़रिया स्काइप ज्वाइन किया है और फरजाना याकूब साबिक वज़ीर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर से उनका ताल्लुक है। रिपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं, आइए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। 10 लाख से जायद भारतीय फौजियों की मौजूदगी से जम्मू और कश्मीर कुर्राए अर्ज़ पर सबसे ज़्यादा फौजी इलाका बन चुका है। बंदूक की नोक पर 18 सितंबर को नाम नेहाद इंतखाबात के पहले मरहले में 24 नशिस्तों, जबकि 25 सितंबर को दूसरे मरहले के दौरान राजौरी, पूंछ, श्रीनगर, बडगाम और गांदरबल इजला में 26 नशिस्तों के लिए फ्रॉड पोलिंग कराई गई। दूसरे मरहले की इंतखाबी फहरिस्तों में 25,78,000 से जायद वोटर्स थे, जिन्हें घरों से निकालने के लिए हिरासा किया गया। लेकिन कश्मीरियों की लाताल्लुकी ने साबित कर दिया कि ये इंतखाबात भी जाली और सिर्फ एक ढोंग थे। मकबूजा वादी के फ्रॉड इंतखाबात से कबल मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाकों के हल्काजात की भी ऐसी तकसीम की कि कोई मुसलमान रुकने असम्बली न बन जाए। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने नाम नेहाद असम्बली इंतखाबात की मजम्मत करते हुए इसे एक मजाक करार दिया है। सीनियर रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक ने एक इंटरव्यू में कहा कि हज़ारों नौजवान जेलों में पड़े हैं, क़यादत सलाखों के पीछे है, हमारी ज़मीनें और वसाइल बाहर के लोगों के हवाले किए जा रहे हैं, मुकामी प्रेस और आज़ादी इजहार पर मुकम्मल पाबंदी है। ऐसे जालिमाना इक़दामात के ज़रिए होने वाले इंतखाबात की कोई अहमियत नहीं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में किसी भी किस्म के इंतखाबात रायशुमारी का हरगिज़ मुतबादिल नहीं हैं। ख्वाजा अब्दुल मतीन साहब, सर आपसे जानना चाहूँगी, इस वक्त कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने इन इंतखाबात से जो मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो ढोंग रचाया जा रहा है उससे बाइकआउट किया हुआ है, कश्मीरियों ने भी इसको मुस्तरद किया हुआ है। अगर ये इंतखाबात एक तरफा ही हैं तो फिर इसकी क्या ही अहमियत होगी? ये 10 साल बाद ये इंतखाबात हो रहे हैं, यानी कि 5 साल 5 अगस्त 2019 के बाद वहाँ पहले गवर्नर राज था, वो ख़त्म किया गया, फिर पता नहीं क्या वहाँ राज था, लेकिन फसादियत, बर्बरियत, ये उसका राज रहा है। उसके दौरान कोई हुकूमत दरमियान में नहीं रही। अब 5 सालों के यानी कि 10 साल बाद जो इंतखाबात हो रहे हैं, 5 साल वहाँ कोई हुकूमत नहीं रही, कोई असम्बली नहीं रही। ये ढूंढते रहे अपने हमायती जो भारतीय सरकार है, जो मोदी सरकार है, कि मकबूजा कश्मीर में हमें को हामी मिल जाए। लेकिन ये 5 साल गुजरने के बावजूद भी जब ये इंतखाबात हो रहे हैं तो इस वक्त 10 लाख भारतीय आर्मी का तो जिक्र किया आपने, इसके अलावा इंतखाबात के लिए जो मज़ीद आर्मी मंगवाई गई है, तो अब इस इंतखाबात की अहमियत क्या रह जाती है, जबकि जो कश्मीरियों की असल क़यादत है वो इस वक्त जेलों में बंद है। अगर आपने मुनसिफाना इंतखाबात करवाने हैं और लोगों को अपने नुमाइंदे चुनने का इख्तियार देना है, तो वो सारी जो जेलों में बंद क़यादत है उसको बाहर निकालें
और फिर मुनसिफाना इंतखाबात कराएं, पता चल जाएगा कश्मीरी किसके साथ खड़े। कश्मीरी तो रोज़े अव्वल से ये बात कर रहे हैं कि हमें ये जो ढोंग इंतखाबात हैं, मतलब ढोंग ही चल रहा है 5 अगस्त 2019 के बाद अभी तक, और उससे कबल ये एक ढोंग का सिलसिला जारी। अब भी ये ढोंगी इंतखाबात हैं, मैं इन्हें समझता हूँ। तो उनका तो ये मुतालबा है कि आप पहले ये फ़ैसला कर लें, जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं वो उन्होंने क्या क्या रखा है। वो ये कहती हैं कि आप कश्मीरियों से पहले राय शुमारी करवाएँ। किस बात की राय शुमारी करवाएं कि वो किसके साथ जाना चाहते हैं, वो भारत के साथ जाना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। इंतखाबात तो वो होंगे जो आलमी मुबस्सरीन वहाँ आए, यूनाइटेड नेशन वहाँ मौजूद हो, और पब्लिसिटी में उसमें आपको पता चल जाएगा कश्मीरी किसके साथ खड़े। जो हुर्रियत की आदत है आज, जिन्होंने इंतखाबात को इनको बाइकाट किया है, मुस्तरद किया है, इसी वजह से किया है कि हमारा असल मुतालबा ये जो ढोंग इंतखाबात हैं इसकी बजाय आप राय शुमारी करवाएं इस मसले पर। पहले ये फ़ैसला तो कर लें। जो 77 सालों से एक मसला लटका हुआ है जिसे कश्मीरी हक़ खुदरादियत कहते हैं, पहले वो हक़ तो दिया जाए, लेकिन वो हक़ देने के लिए भारत तैयार नहीं है। बल्कि ये जो जैसे कि आपने जिक्र किया है दफ़ा 370, वो भी एक मखसूस एक स्टेटस दिया गया था कश्मीरियों को, अब वो भी छीन लिया गया है, स्टेटस भी छीन लिया गया है। अभी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है और कांग्रेस ने ये ऐलान तो कर रखा है कि अगर हम हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो कश्मीरियों को जो स्टेटस है एक खसूसी स्टेटस वापस कर देंगे। लेकिन सवाल वहीं खड़ा है जो 77 साल से आलमी बरादरी का भी मुंह चढ़ा रहा है, और जो भारत अपने आप को सबसे बड़ी जमहूरियत का दावेदार भी कहता है, उससे ये सवाल करता है क्या आपने कश्मीरियों को हक़ खुदरादियत दिया है। अभी आपने जैसे कि अर्ज़ किया है कि वहाँ जो नॉन कश्मीरी हैं उनको बसाया जा रहा है ताकि आबादी का जो तनासब है वो तब्दील किया जाए। तो मैं कहता हूँ इसके बावजूद भी भारत अगर इसमें जुर्रत है अखलाकी तो वो कराए राय शुमारी। इस तरह के ढोंग इंतखाबात से ना इसके कश्मीरियों को कुछ हासिल होने वाला है, ना भारत जो आलमी बरादरी है उसकी आंखों में धूल झोंक सकता है। अभी जो दूसरा मरहला हुआ है कल, इसमें जो सफारतकार मदऊ किए गए हैं पसंद नापसंद की बुनियाद पर, उमर अब्दुल्ला ने बड़ा अच्छा जुमला इसके बारे में कहा है कि ये गाइडेड सयाह हैं जो आपने बुलाए हैं यहाँ, इंटरनेशनल डिप्लोमेट्स जो हैं, इंटरनेशनल डिप्लोमेट, पसंद नापसंद। और उमर अब्दुल्ला के बकौल में अर्ज़ कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि ये गाइडेड सयाह हैं, यानी कि जिनको आपको खुद लेके, अगर आपको दुनिया को ये दिखाना है कि इन इंतखाबात की क्या क्रेडिबिलिटी है, तो फिर जो जितने भी इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं और जो दुनिया के मुबस्सरीन हैं जो आपकी पसंद नापसंद से हटकर, उनको बुलाइए, बिल्कुल ऐसे उनको दावत दीजिए, तो मालूम हो जाएगा कि इंतखाबात शफाफ हुए या नहीं। अगर कहीं इंतखाबात होते हैं तो उससे पहले इंटरनेशनल मीडिया आता है, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स आते हैं, वो ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसकी बुनियाद पे एक रिपोर्ट बनती है। बट यहाँ भारत के मकबूजा जम्मू कश्मीर में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यही तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ऐसे 16 लोग आए हैं वहाँ, 16 ममालिक के सफारतकार, वो भी जिनको एक ख़ास इलाकों में दिखाया गया है और ये दावा किया गया है कि इंतखाबात मुनसिफाना है। तो फिर बुलाएं इंटरनेशनल जर्नलिस्ट जो हैं उनको भी दावत दें आप, ताकि वो देखें ये जो इंतखाबात आप बंदूक की नोक पर करवा रहे हैं इनकी क्या हकीकत है। क्या लोग चाहते क्या हैं। जब इंटरनेशनल मीडिया आए वहाँ, दुनिया की इंसानी हकूक़ की तंजीमें जो हैं, जो ह्यूमन राइट्स यूनाइटेड नेशन की जो तंजीम है, वो कह रही हैं कि हमें दौरा करने की इजाज़त दी जाए, उनको भारत वहाँ मकबूजा कश्मीर का दौरा करने की इजाज़त नहीं दे रहा। तो इसका मतलब ये है कि जब कुछ छपाया जा रहा है तो समथिंग इज़ रॉन्ग, ये फिर ठीक नहीं है। छुपाने के लिए हर कोशिश की जा रही, इवन इंटरनेशनल डिप्लोमेट्स भी अपनी मर्जी से चुन के लाए जा रहे हैं ताकि वो वही रिपोर्ट करें जो ये रिपोर्ट कराना चाहते हैं। ठीक, सईद गुलशन साहब की तरफ जाना चाहूँगी। सर, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की सारी क़यादत इस वक्त जेलों में और वो बाइकआउट भी कर चुकी है इलेक्शन से। वहाँ पे उनके स्कूल्स बंद हैं, उनके बच्चे जो हैं वो स्कूल और कॉलेजेस नहीं जा सकते, उनके असातिज़ा जो हैं वो जॉब से महरूम कर दिए गए हैं। ऐसे टाइम पे इलेक्शन करवाना क्या समझते हैं आप? मैं समझता हूँ कि मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तान इलेक्शन कराने की पोजीशन में नहीं था। 370 और 35A को जब 2019 में ख़त्म कर दिया गया तो फिर कश्मीरी ये केस इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में ले गई और उस सुप्रीम कोर्ट में इस भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले को बरकरार रखा और मजबूरन उन्हें हुक्म देना पड़ा कि आप सितंबर तक मकबूजा कश्मीर के अंदर इलेक्शन करवाएं। तो वही वजह बनी कि मकबूजा कश्मीर में ये 13वां इलेक्शन हिंदुस्तान करवा रहा है। अब इस इलेक्शन की अहमियत क्या है, या इस इलेक्शन के बाद जो असम्बली बनेगी उसकी अहमियत क्या होगी, या वो जो हुकूमत कायम होगी उसकी क्या अहमियत होगी, मेरे ख्याल में
उसकी ना कोई उस असम्बली की अहमियत होगी और ना ही उस हुकूमत की कोई अहमियत होगी। उसकी वजह यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आया कि हिंदुस्तान मकबूजा कश्मीर में इलेक्शन करवाए, तो उन्होंने सबसे पहले मोदी हुकूमत ने कानून साजी की और उसमें उन्होंने तमाम तर इख्तियारात जो वज़ीर आला के पास या कौमी या सूबाई असम्बली के पास होते हैं, उन इख्तियारात को लेफ्टिनेंट गवर्नर को तफवीज़ कर दिया गया है। यानी कि जो भी हुकूमत आएगी, लूली लोंगड़ी जो भी हुकूमत बनेगी, वो मोहताज होगी गवर्नर की, उसके अलावा कोई काम वहाँ नहीं कर सकते। अब जो ये इलेक्शनों का ड्रामा दुनिया को दिखाने के लिए हिंदुस्तान रचा रहा है, मकबूजा कश्मीर की आवाम ये ड्रामे 1951 से देख रही है। 1951 के बाद जब 1957 में इलेक्शन हुए और उस दौरान 1954 में नेशनल कॉन्फ्रेंस जब इलेक्शन हुआ तो एक करारदाद अब यूनाइटेड नेशंस में ले गए और उसी को उस इलेक्शन को तवसीक के लिए भेज दिया गया कि कश्मीरियों ने इल्हा कर दिया हिंदुस्तान के साथ। लेकिन 1957 में उस करारदाद को रद्द कर दिया अक़वाम मुत्तहिदा ने, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम की आवाज़ नहीं है, बल्कि ये एक पार्टी है। इसकी वो हैसियत नहीं है जो पूरी सूबाई लेवल पे अवाम की हैसियत हो सकती है। एक पार्टी की हैसियत पे हम इसकी तवसीक नहीं कर सकते। उसके बाद 1967 में इलेक्शन हुए, 72 में इलेक्शन हुए, लेकिन जब 1977 में इलेक्शन हुए तो 1977 के इलेक्शन में उस वक्त के जो गवर्नर थे, चूँकि गवर्नर मरकज़ का नुमाइंदा होता है LK जान से, और उस वक्त वज़ीर आज़म हिंदुस्तान जो था उनका नाम मोरारजी देसाई था। उन्होंने कश्मीर की असम्बली मुंतखब होने के बाद गवर्नर साहब ने तकरीर फरमाई और उसमें कहा कि मकबूजा कश्मीर के अंदर ये जो 1977 के इलेक्शन हुए हैं और ये 1977 के इलेक्शन साफ व शफाफ हुए हैं, इनमें किसी किस्म की कोई धांधली नहीं कही गई। वहाँ ही क्योंकि कश्मीरियों के अंदर आज़ादी की तड़प और हिंदुस्तान से निजात चाह रहे थे, तो सोपोर से मुंतखब रुकन सैयद अली शाह गीलानी ने तकरीर की और उन्होंने कहा अगर LK जान से गवर्नर जम्मू कश्मीर इस चीज़ का इजहार कर रहे हैं कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर 1977 के इलेक्शन साफ शफाफ हुए हैं, तो 1951 से 1972 तक जो इलेक्शन हुए हैं उन इलेक्शनों के दरमियान जो कानून साजी हुई है उस कानून साजी की क्या हैसियत होगी। दूसरा कि 1954 में जो करारदाद अमेरिका अक़वाम मुत्तहिदा में ले जाई गई, उस करारदाद की क्या अहमियत होगी। यानी कि मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आवाज़ मौजूद थी मकबूजा कश्मीर के अवाम के अंदर, लेकिन मजबूर व महकूम होने की वजह से वो खामोश थे। फिर 1987 में जब इलेक्शन मकबूजा कश्मीर के अंदर हुए, 1987 के इलेक्शनों के बाद तहरीक शुरू हुई मकबूजा कश्मीर के अंदर। अगर इलेक्शन ही उन करारदादों का हल होता जो अक़वाम मुत्तहिदा में हैं, जो अक़वाम मुत्तहिदा ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम को हक दिया है रायशुमारी का, अगर इलेक्शन ही हल होता, फिर 1997 अस्करियत जदोजहद के बाद 2002 में भी हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर में इलेक्शन कराए। उसके बाद 2008 में भी हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर के अंदर इलेक्शन कराए और 2008 में जब ये श्राइन बोर्ड का मसला बना, जो ये यात्री जो आते हैं इनका मसला बना, तो उस वक्त उन्होंने 60% पोलिंग दिखाकर दुनिया को गुमराह करने की कोशिश की, उस इलेक्शन को भेजने की कोशिश की, लेकिन कश्मीरी अवाम फिर भी वो आज़ादी का नारा जो है, हिंदुस्तान से नजात का नारा जो, उस पर कायम रहे। 2014 में इलेक्शन हुए, 2014 के बाद अब जो इलेक्शन अब हो रहे हैं, इन इलेक्शनों की हैसियत वही है जो साबिक़ा इलेक्शनों की थी, क्योंकि न पिछले इलेक्शनों के बाद मकबूजा कश्मीर की हुर्रियत क़यादत या मकबूजा कश्मीर की आवाम उस अपने हक खुद इरादियत से दस्तबरदार हुई है, और न अब मकबूजा कश्मीर की आवाम इन इलेक्शनों के बाद दस्तबरदार हो। पॉइंट आगे आपका सर कि चाहे इन्होंने इन इंतखाबात को एक हथियार बना के ही इस्तेमाल किया है। मैं फरजाना याकूब साहिबा की तरफ जाना चाहूँगी। मैडम, आपसे पूछना चाहूँगी कि इन्होंने जैसे कि 2019 के बाद बहुत सारी तब्दीलियाँ की है सिर्फ इसीलिए कि इंतखाबात की प्लानिंग हो रही थी, इस पर क्या कहना है आपका? इलेक्शन इसलिए हो रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि यहाँ पर इलेक्शंस होना जरूरी है। कोई चॉइस नहीं है कि जी इलेक्शंस ना भी किए जाए तो कोई मसला नहीं है। उनको एक डेडलाइन दी गई है और उनकी फिर ये अब अहम ज़रूरत है इस वक्त की कि उन्होंने लाजमन ये इलेक्शंस करवाने हैं, तो ये इलेक्शंस हो रहे हैं।
वैली जहाँ पर के मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है, वहाँ पर 47 सीट्स हैं, जम्मू में 43 सीट्स हैं। लेकिन जो मुसलमान हैं वो 58 to 60% मुसलमान हैं इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में। और जो इंडियंस हैं वो हिंदू जो हैं स्पेसिफिकली वो अराउंड 30% उनकी पॉपुलेशन बनती है। तो 30% को ओवरवेलमिंग अराउंड 40%, मैं ये राउंड कर रही हूँ, 40% रिप्रेजेंटेशन दी जा रही है। और जो इससे ज़्यादा है 60% उसको निस्बतन कम रिप्रेजेंटेशन दी जा रही है। आबादी भी कश्मीर वैली में ज़्यादा है, उसको प्रोपोर्शनली जो एडिशन हुई है सीट्स की ना होने के बराबर है, जबकि जम्मू जहाँ पर के हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है उनको सीट्स ज़्यादा दी गई हैं। इस सब के बावजूद आप ये देखिए कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं, किसी भी एक पार्टी ने पूरी 90 सीट्स पर अपने कैंडिडेट्स नहीं दिए हुए। मैक्सिमम इज 50 to 55 जो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने किए हों, इससे ज़्यादा नहीं। तो सिनारियो कुछ यूँ है कि कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी ये महसूस नहीं करती कि उसके पास इतने रिप्रेजेंटेटिव हैं कि जो 90 सीट्स पर वो खड़े कर सके। दूसरी बात ये कि हिंदुस्तान ने इन इलेक्शंस के लिए एडिशनल फोर्सेस मंगवाई हैं। चाहे जो भी वो कह रहा है कि जी हालात बिल्कुल ठीक है, उनको फिर भी एडिशनल फोर्सेस मंगवानी पड़ी स्पेसिफिकली फॉर दीज इलेक्शंस। सारी दुनिया जानती है कि इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर हेविली मिलिटराइज्ड है। वहां पर हर 10 कश्मीरियों पर एक फौजी है, और तब भी जब इलेक्शन करना है तो एडिशनल उनको और फोर्सेस की ज़रूरत है। इस सब के बीच में वो कुछ एम्बेसडर्स को ला रहे हैं। एम्बेसडर्स जो हैं वो जैसे कि कहा गया उमर अब्दुल्ला साहब की ज़बान में कि वो कोई सिलेक्टेड टूरिस्ट तो हो सकते हैं लेकिन इंडिपेंडेंट मॉनिटर्स नहीं। ठीक है जी, उसके लिए प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनको बुलाया जाए, बिल्कुल जर्नलिस्ट्स को दिखाया जाए, लेकिन हिंदुस्तान ऐसे कर नहीं सकता ना। वो तो यूएन मोगिब को नहीं आने देता, वो एमनेस्टी इंटरनेशनल को नहीं आने देता, तो जो भी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको आने नहीं देता। और फिर साथ में ये है कि जी इस असेंबली की कोई वक़्त और हैसियत होगी नहीं। उन्होंने जो भी करना है उनको इजाज़त इस लेफ्टिनेंट गवर्नर से लेनी होगी। ठीक, मैं तो एक तो आपके पास हंग पार्लियामेंट आना है जिसके पास वैसे भी कोई ताकत नहीं है, और फैसला एक्चुअली लेफ्टिनेंट गवर्नर करेगा, हर अहम मीटिंग में उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो ये तो वैसे भी एक मजाक है। इन टेक्निकलिटीज को डिस्कस करना और इनको उजागर करना, यही एक काउंटर नैरेटिव हो सकता है इन हिंदुस्तान के इस ढोंग इन शैम इलेक्शंस का। मिस फरजाना, आपका पॉइंट आ गया है। ज़ुबैर हसैन साहब को गुफ्तगू में शामिल करना चाहूँगी। सर, आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे मिस फरजाना ने बताया कि ये एक ढोंग इंतखाबात हैं जो कि मज़ीद मिलिट्रीज़ के लिए बुलाई गई है और बंदूक की नोक पे जो है वहाँ लोगों से वोट कास्ट किया जा रहा है। जबकि मोदी ने कुछ दिन पहले ही एक तकरीर की थी जिसमें उन्होंने ये दावा किया था कि जी सब अच्छा है। तो एक तरफ वो सब अच्छा है कि ढोंग रचा रहे हैं, दूसरी तरफ ही वो बंदूक की नोक पे जो है लोगों से वोट कास्ट करा रहे हैं। ऐसे में आलमी मीडिया इस पे खामोश क्यों है? देखिए, मोदी के अगर बयान की बात करें आप, तो मोदी का ये बयान आना कि सब अच्छा है, उसकी वजह ये है कि खित्ते में जो है वो भारत की जो अपनी सियासत थी बैनुल अक़वामी, वो बुरी तरीके से नाकाम हुई है। भारत को अब चूंकि अपनी नाकामी पे पर्दा डालना था, तो उन्होंने ये अलामती और ढोंगी इंतखाबात का जो है वो एक आलाकार के तौर पे इसको इस्तेमाल करने लगा कि देखें कि अब हम जो है वो कश्मीर की पुरानी हैसियत को भी बहाल करने जाएंगे और उसके साथ ये नया कश्मीर। तो अगर नरेंद्र मोदी के आप इस बयान की बात करें कि हम जो है वो कश्मीर की जो है वो अपनी हैसियत जो है उसको बहाल करेंगे दोबारा, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि नया कश्मीर, तो ये दोनों ही आपस में तजाद का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि वो ना ही रियासत के तौर पे उसको तस्लीम करते हैं और ना ही कोई नया कश्मीर बनने जाएगा। फिर दूसरी जानिब आप ये भी इसको जो है, मैं नरेंद्र मोदी का जो बयान है उसको मैं समझता हूँ कि नेतन्याहू का जो बयान था हिजबुल्लाह के ऊपर हमला करने के बाद या लबनान पे हमला करने के बाद, उन्होंने एक पैगाम जारी किया और अवाम से मुखातिब होकर कहा लबनान की कि हम ये हमला जो है वो हिजबुल्लाह पे कर रहे हैं, आप पे नहीं। तो ये जो हमला मोदी इलेक्शन की सूरत में जो कर रहा है वो कश्मीरी अवाम पे बराह रास्त हमला है, क्योंकि देखें
इलेक्शन जो हो रहे हैं वो रियासत की सूरत में नहीं हो रहे, वो इलेक्शन जो अब हो रहे हैं वो हो रहे हैं मरकज में 2 इलाकों की सूरत में, यानी कि जो इस वक्त इंतखाबात हो रहे हैं वो मरकज के अंदर 2 इलाके बन जाएंगे, लद्दाख और जम्मू और कश्मीर। तो इन 2 इलाकों में इंतखाबात कराए जा रहे हैं। आलमी मीडिया को ये पोर्ट्रेट किया जा रहा है, चाहे आप इंटरनेशनल मीडिया की बात करें, चाहे जो है वो मकामी दूसरे जो भारत के अखबार आते हैं उनमें देखें, तो वो पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारे जो इंतखाबात हो रहे हैं उसमें अवाम को बहुत सारे मसाइल जो इनके थे, जैसे कि बादी बर्बरियत थी, उसकी अगर बात करें उसको यूं छुपाया जा रहा है कि हमें जो वजीर आला की मुद्दत थी उसको हम कम करके 6 साल से 5 साल की तरफ लेके आएंगे। फिर दूसरी जानिब जो है वो ये कहना चाह रहे हैं कि अब हमने, क्योंकि कानून साजी जो कश्मीर में थी वो काफी मुश्किल थी, तो कानून साजी के लिए पहले एक कानून साज असेंबली होती थी और एक कानून साज काउंसिल होती थी, लेकिन अब चूंकि जो नए तरीकेकार से इंतखाबात हो रहे हैं और नई असेंबली बनेगी, उसमें कानूनी तौर पर कानूनी काउंसिल जो कानून साजी के लिए इस्तेमाल की जाती थी उसका खात्मा होने जा रहा है और कानून साज असेंबली पे ही जो है वो इत्तेफाक करके जो है कानून साजियां की जाएंगी। मतलब ये आप कह सकते हैं कि बर्बरियत जो है वो कानूनी तौर पर अवाम पर मुसल्लत की जाने वाली है। फिर अगर आप बात करें सीटों की, तो सीटें जो 87 सीटें होती थी जब रियासत में इलेक्शन होते थे, अब उन सीटों की तादाद 90 हो चुकी है। अब उन 90 सीटों में भी ऐसा है कि लद्दाख में तो इंतखाबात हो ही नहीं रहे। लद्दाख में इंतखाबात ना होने की वजह यही है कि वहां पर जो है कानून साज इदारे मौजूद नहीं है। दूसरी जानिब 9 ऐसी सीटें हैं जो सिर्फ और सिर्फ कबायली जो इलाके हैं उनके लिए मुख्तस की गई हैं। तो ये जिस तरीके से इन्होंने इंतखाबात को पोर्ट्रेट किया है, तो इंटरनेशनल मीडिया की आंखों में धूल जो की गई है कि देखें कि हम 5 मुख्तलिफ तब्दीलियां जो ऐसी हैं जिनको खत्म करके कश्मीर के अंदर अमन ला रहे हैं। 5 तब्दीलियों के अंदर सबसे पहले तो रियासत का खात्मा करके मरकजी तौर पे इलेक्शन करवा रहे हैं, फिर उसके बाद कानून साज असेंबली और कानूनी काउंसिल उसका खात्मा करके कानून साज असेंबली को जो है वो आगे लेके आया जा रहा है। वजीर आला की जो है वो मुद्दत कम करके 6 साल से उसको 5 साल किया जा रहा है। तो ये कुछ इस तरीके की चीजें हैं जो इंटरनेशनल मीडिया पे इन्होंने पोर्ट्रेट की हैं, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया जो है वो अपनी आंखें बंद किया हुआ है और कश्मीर और मोदी का जो कश्मीर के हवाले से जो मौकफ है उसको वो पॉजिटिव जेस्चर में पेश कर रहे हैं कि अगर बीजेपी जीत गई तो बीजेपी जो है वो कश्मीर की रियासती सूरत हाल को दोबारा बहाल करेगी, मगर ऐसा हरगिज नहीं है। इस वक्त हमें एडवोकेट अतीक रसूल साहब ने ज्वाइन किया है, माहिर कानून है, फ़ोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। इस वक्त जो है जो इंतखाबात हो रहे हैं उसके नतीजे में जो बनने वाली असम्बली होगी उसमें ये कहा जा रहा है कि जी वो आर्टिकल 370 जो है वो दोबारा लेकर आ सकती हैं, लेकिन पार्लियामान जो इंडियन पार्लियामेंट है उनकी तरफ से जो आर्टिकल्स ख़त्म हुए हैं उसको ये असम्बली जिसके पास कोई इख्तियार नहीं होगा दोबारा कैसे राइज कर सकती है? देखें, एक तो पहले हम ये बात करें कि इन इलेक्शंस की लेजिटिमेसी क्या है, क्या इनको एक्सेप्ट किया जाएगा। ये भी एक अभी जो बात सामने आ रही है ये अभी कबल अज वक्त है कुछ भी कहना। ये उस सारी सप्रेशन के जरिए और जो ट्रू रिप्रेजेंटेशन है हमारे कश्मीरीज की उनके अगेंस्ट आ रही है, ये उनका जो फंडामेंटल डिमांड है उसके अगेंस्ट है। ये दुनिया की आंखों में धूल झोंकने का एक प्रोसेस जो है वो इन्होंने किया है। अब एक नई चीज जो है वो कश्मीरियों को शायद उनकी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए और उनको एक जो है वो जो उनकी डिमांड्स हैं उनकी तरफ रागिब करने के लिए ये बात की जा रही है। आप देखें कि इसकी जो ताकत है, जाहिर है उन्होंने पहले ही जो उसकी एब्रोगेशन की आर्टिकल 370 की और 35A की और उसके बाद के जो उनके प्रोसेस थे, तमाम जो लीगल जो मामलात थे, जो उनके मराहिल थे, वो तय करके सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको जो है वो वहां तक ले गई। तो अब आपका क्या ख्याल है कि जी इनको इतनी आसानी से ये सब कुछ करने देंगे? और जो डेमोग्राफिक चेंजेस ये कर रहे हैं और दुनिया की आंखों में धूल झोंक के इतना सब कुछ ये कर रहे हैं, तो क्या आपका ख्याल है कि इतनी आसानी से ये सब कुछ इनको करने देंगे कि ये जो आएंगे और इनको जो है वो मौका दे दिया जाएगा? और क्या सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि क्या ये वाकई ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होंगे कश्मीरीज के और फिर उनसे हम जो है वो ये तवक्कुआत बांध लें इस तरह की कि वो ये सब कुछ करेंगे? तो मेरा नहीं ख्याल कि शायद जो है वो इस तरह बात जाए और इनके पास इतनी ताकत उन्हें रखी हो कि ये सब कुछ कर सकें। जी
सर यहाँ पे ये भी दूसरा सवाल आता है कि जी कितना लेजिटिमेट इलेक्शन है और कितनी इसकी वैलिडिटी कितनी हो सकती है। वहाँ पे कोई भी मीडिया पर्सन इस चीज़ को कोट ही नहीं कर सकता, सिर्फ इंडियन मीडिया ही है जो एक ऐसी लोकेशंस पे जाके रिपोर्टिंग कर रहे हैं जो कि गिनी चुनी अपनी पसंदीदा है, और जो इंटरनेशनल डेलीगेशंस भी आ रहे हैं वो भी अपने पसंदीदा लोगों को लेकर आ रहे हैं। इस वक्त जो इंडियन मीडिया बेसिकली रिपोर्टिंग कर रहा है और जो नताइज वो दे रहा है उसकी कितनी अहमियत हो सकती है दुनिया के सामने? देखिए, इस इलेक्शन की अगर लेजिटिमेसी आपने देखनी है तो पहले ये देखना है कि ये इलेक्शन जो है वो मिलिट्री ऑक्यूपेशन के नीचे, मिलिट्री फोर्सेस के नीचे हो रहा है। और इसी तरह जो कश्मीरी पीपल हैं, कश्मीरी लोग हैं, उनको जो है वो आज़ादी से आज़ादी राय का इजहार करने का मौका जो है वो नहीं दिया जा रहा। जो लोकल रिप्रेजेंटेशन है पॉलिटिकल पार्टीज की और जो लोकल कश्मीरी लीडर्स हैं उनकी जो है वो किस कदर है। फिर उनका जो डिमांड है वो तो सेल्फ डिटर्मिनेशन की बेसिकली उनकी डिमांड है, तो उनकी जो डिमांड्स हैं उनके मुताबिक नहीं है। आपकी फौज जो है वो आपने उसके ऊपर इतनी लगा रखी है। आपका मीडिया जो है जो आप चाह रहे हैं उसको, उस न्यूज को फिल्टर करके जो है वो आगे पहुंचा रहा है, और जिस तरह लोग अपनी रफ्तार करना चाहते हैं वो आप उनको करने नहीं दे रहे। फिर इंटरनेशनल जो लॉज हैं उनकी वायलेशन वहां पर होती नजर आ रही है। जो ट्रू डेमोक्रेटिक लीगल प्रोसेस है इलेक्शन का वो वहां पर नहीं हो पा रहा, और जिस तरीके से एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के जरिए आप इलेक्शन करवाते हैं और उसको आप ट्रांसपेरेंट बनाते हैं, उसको फ्री बनाते हैं, उसको फेयर बनाते हैं, और उसमें आजादी राय का पूरा जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक राइट है वो देते हैं, तो आपको किसी एक, जिन पॉइंट्स का मैंने जिक्र किया, इस एक पॉइंट पर भी आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर शफाफियत है, यहाँ पर लोगों को मौका दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सिर्फ एक जो है वो दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक इन्होंने जो है वो प्रोसेस किया है, जिसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है और ना इसको कोई जो है वो एक्सेप्ट करता है। दुनिया में भी आपको देखे ना, जो वॉच डॉग्स हैं वो इंटरनेशनली भी इस पर जो है वो बात कर रहे हैं। इसको एक्सेप्ट इस तरह से जो है वो नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ एमओ की जन्नत में रहने वाली बात है कि ये सोच रहे हैं, फिर बायकॉट्स भी कर रहे हैं। लोकल लोग जो है वो इस चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। उनकी जो अपनी जो डिमांड है वो सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करते हैं और वो उसी पर ही रहेंगे। ये इस चीज को एक्सेप्ट करने को लोग तैयार नहीं है, लोकल कश्मीरी। ख्वाजा अब्दुल मतीन साहब, आपसे जानना चाहूँगी, जैसे इन्होंने कहा कि इन इंतखाबात की कोई अहमियत नहीं होगी क्योंकि मीडिया रिपोर्टिंग अगर नहीं होगी और सिर्फ इंडियन मीडिया ही रिपोर्ट कर रहा होगा तो वो एक तरफा ही चीज़ सामने आएगी। लेकिन मुझे बताएं, इंतखाबात में मीडिया रिपोर्टिंग की कितनी अहमियत होती है? क्योंकि अगर आप एक वैलिडिटी सामने दिखा नहीं सकते हैं, फ्री एंड ट्रांसपेरेंसी अगर आप दिखा नहीं सकते हैं, तो फिर उस चीज़ की अहमियत कितनी हो सकती है? ये देखिए कि जब आपने कोई डाका डालना होता है इंतखाबात पर या नताइज चोरी करने होते हैं तो उसके लिए क्या है कि वहाँ किसी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को वहाँ तक रसाई नहीं होती, ना कोई मुबसर वहाँ जा सकता है, क्योंकि आपके इरादे ये हैं कि हमने इन इंतखाबात को चोरी करना है। तो जब वहाँ इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट होंगे नहीं, ना मुबसरीन होंगे, तो फिर उस इंतखाबात की अहमियत क्या होगी? वो उन इंतखाबात की जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की अभी बात कर रहे थे अतीक रसूल साहब, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यही हैं कि जब भी वोटिंग हो वो टेलीविज़न पर पूरी दुनिया में जो जितने इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं वो विज़िट करते हैं, वो जाते हैं। अगर वो नहीं है वहाँ मौजूद तो इसका मतलब है समथिंग इज़ रॉन्ग, वहाँ कुछ ना कुछ आपने गलत इरादे बांध रखे हैं। दूसरी बात जो मैडम फरजाना याकूब साहबा ने की है, एक तरफ तो ये कोई शक नहीं कि ये ढोंग इंतखाबात हैं, उन्होंने इस तरह तवज्जो दिलाई कि अगर भारतीय सुप्रीम कोर्ट ये डेडलाइन ना देती भारतीय हुकूमत को कि वहाँ आप 10 साल से इंतखाबात आपने नहीं कराए तो वहाँ इंतखाबात होने ही नहीं थे। अब बामरे मजबूरी उनको इंतखाबात कराना पड़ गए हैं, क्योंकि पिछले जो 5 साल हैं, 5 अगस्त 2019 से लेकर अभी 2024 तक, तो वहाँ कुछ भी नहीं था। वहाँ क्या था, किसका राज था, वहाँ कौन सी असम्बली वहाँ हुकूमत कर रही थी, कौन से मुंतखब नुमाइंदे थे, क्या था वहाँ भारतीय फ़ौज वहाँ काबज़ थी और जो उनका मन मर्जी होती थी, इंतज़ामिया उनके ज़ेरे असर थी और वो इसको धक्का दे के जिसको चाहते थे घरों से उठा लिए जाते थे लोग, जिसको चाहते हैं जेलों में बंद कर देते हैं। मकबूजा कश्मीर तो इस वक्त एक बंद जेल की कैफियत में है। वहाँ इंतखाबात कौन से, जितनी लीडरशिप है आप सब तमाम घरानों में जाके देख लें, ऐसा कोई घराना नहीं है जिसका कोई फ़र्द जेल में नहीं है। और आपने वहाँ यहाँ तक किया है कि जो कश्मीरी हैं उनको उठा के भारत की दूसरी जेलों में आपने उनको तिहाड़ जेल में बंद किया और दूसरी जेलों में लेकर चले गए हैं। तो ऐसे इंतखाबात की देखें, जो मकबूजा कश्मीर के जो लोग हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वो रिप्रेजेंट करते हैं उनको यासीन मलिक, उनको
शबीर शाह और आसिया इंदराबी, वो सारे लोग जो बड़े बड़े लोग हैं, मसरत आलम भट्ट, तो ये सारे लोग तो जेलों में डाल रखे हैं आपने। तो फिर ये इंतखाबात किस लिए हो रहे हैं? ये इसको ढोंग ना कहें तो और इन इंतखाबात को कहें क्या हम? मसला सिर्फ ये है कि आप दुनिया से, हमारा मुतालबा ये है कि आलमी जो बरादरी है, एक तरफ तो मशरिक़ वस्ता में जंग लगी हुई है, एक वो आलमी बदमाश है, उसने वहाँ तहस नहस आए रोज़, पहले गज़ा में उसने खून रेजी शुरू की, फिर इसके बाद अभी लुबनान में खून रेजी जारी है। एक तरफ दुनिया के एक कोने पर वो रियासती बर्बरियत और दहशत गर्दी का मुजाहरा कर रहा है, दूसरी जानब भारत है जो कश्मीरियों पे 77 सालों से जुल्म पे जुल्म ढाए जा रहा है और ऐसे कवानीन बनाए हैं टाडा जैसे, जो बिल्कुल जिसको दुनिया की इंसानियत जिस पे शर्मा जाती है। कि भारत जो दुनिया की उभरती हुई मईशत है और माशी मफादात हैं, उनके साथ लोग उनके ख़िलाफ़ बोलते हैं, लेकिन आलमी बरादरी ये जो कश्मीरियों की जदोजहद है, इसको आप क्या समझते हैं कि ये आलमी बरादरी की मदद के साथ मशरूत है? हम तो ये कहते हैं कि वहाँ मगरब में जब ये बात करते हैं कि वहाँ कुत्ते और बिल्ली के हकूक़ हैं, क्या यहाँ जो लोग बसते हैं इंसान हैं, इनका खून भी सुर्ख रंग का है, क्या इनके कोई हकूक़ नहीं है? हम तो ये तवज्जो दिलाते हैं उनकी। लेकिन अगर आलमी बरादरी साथ ना भी दे तो क्या कश्मीरी अपनी जदोजहद छोड़ देंगे? कश्मीरी तो अपनी जदोजहद अपने बलबोते पर, अपने जवान बेटों के ज़रिए वो कर रहे हैं। कौन सा ऐसा घराना है कश्मीर में जिसके घर में जो शहीद नहीं हुआ है, जिसने अपने लहू का नजराना पेश नहीं किया इस आज़ादी की तहरीक के लिए? वो तो डटे हुए हैं कश्मीरी, वो तो तस्लीम नहीं करते। लेकिन सवाल खड़ा होता है जब मगरब हमें कहता है कि हम हमारे ऊपर सवालात उठाए जाते हैं, पाकिस्तान में कहीं कोई किसी खतून से कोई ज़्यादती हो जाए या कोई ऐसा मसला हो जाए, अगर यहाँ कुछ जानवरों पर कोई जुल्म हो जाए, तो मेरा सवाल ये है आलमी मुनसिफ़ों से, क्या मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन और जो लुबनान में बसने वाले मुसलमान हैं, इनके कोई हकूक़ नहीं है? ये आपको, ये फिर ऐसे हम क्या करें? दोहरा मेयार कहते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि आलमी बरादरी का दोहरा मेयार है कि एक तरफ आप जानवरों के हकूक़ की बात करते हैं, यहाँ जो जीते जागते इंसान हैं, आपने यासीन मलिक को वहाँ किसी झूठे मुकदमे में गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल में बंद कर रखा है। बल्कि हत्ता कि जब आप किसी को शहीद कर देते हैं, फांसी दे देते हैं, तो उसकी दो मिसालें मौजूद हैं, मकबूल भट्ट शहीद हैं, अफजल गोरू शहीद हैं। अब उनका, जब उनको आपने फांसी के तख्तादार पर लटका दिया और उन्होंने बड़ी खुशी से वो तख्तादार फांसी का जो फंदा है चूमा उन्होंने, वो कश्मीरियों का फ़ख्र है, फ़ख्र रहेंगे। लेकिन आप उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं, जो वरसा का बुनियादी हक है कि वो अपने जो शहीद हैं उनके जस्द हाकी अपनी मर्ज़ी के साथ दफन कर सकें, आप वो हक देने के लिए भी तैयार नहीं। अब जब भारत की इतनी बड़ी सरकार, 1 अरब से ज़्यादा की तादाद में उनकी आबादी है, बहुत बड़ा मुल्क है अस्करी, लेकिन खौफजदा किससे होता है? वो मकबूल भट्ट की मैयत से आज भी खौफजदा है। वो अमानतन दफन हुए हैं मकबूल भट्ट शहीद और अफजल गोरू, वो मैयतें हमें वापस की जाएं, क्योंकि उनको पता है कि जब भी ये इनको दफनाने के लिए मकबूजा कश्मीर में, श्रीनगर में किसी जगह इनको दफनाया जाएगा, तो अवाम का जो हजूम है, लाखों लोग हैं, उनके दीदार के लिए उमड़ आएंगे। तो ये खौफजदा है। इन्होंने तो सैयद अली गिलानी जो इस हुर्रियत कारवां के सलार थे, उनका जनाजा भी नहीं पढ़ने दिया गया। जब यहाँ हालत ये हो कि आप किसी का जनाजा ना पढ़ने दें, जो उमर फारूक हैं, वो जब किसी का वो नमाज ईद नहीं पढ़ सकते, नमाज ईद पढ़ने, नमाज जुमा पढ़ाने नहीं जा सकते, मीरवाइज उमर फारूक की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब जब इतने नज़रबंद हो सारी क़यादत, तो फिर इन इंतखाबात को ढोंग ना कहें तो क्या कहें? बिल्कुल, ये तो फिर एक बंद जेल में आप इंतखाबात करा रहे हैं संगीनों के नोक तले। तो फिर इन इंतखाबात को ना पाकिस्तानी मानते हैं, ना कश्मीरी मानते हैं, और ना आलमी बरादरी के जो मुनसिफ लोग हैं वो भी इसको तस्लीम कैसे करेंगे? इनको तस्लीम, ये तो भारत अपने दिल को तिफल तसल्ली देने के लिए इकदाम कर रहा है। गुलशन साहब, ये बताइएगा, बीजेपी पार्टी को कैंडिडेट्स भी नहीं मिल रहे थे और वो इस बात का ढोंग रचा रहे हैं कि जी हमारी ही अक्सरियत है, तो ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं, क्या ये सिर्फ और सिर्फ हुर्रियत रहनुमाओं के हौसले पस्त करने के लिए किए जा रहे हैं? जितने अभी तक जेलों में कैद हैं, उनकी हमारी माएँ बहनें वहाँ पे कैद हैं और उन पे कोई मुकदमे पे मुकदमे दायर किए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी उस पर सुनवाई नहीं हो रही। क्या वो इस चीज़ से खौफजदा हैं कि जब वो बाहर निकलेंगे तो वो अपनी जदोजहदी आज़ादी की जो तहरीक है वो मज़ीद बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और उसको मज़ीद बढ़ाएंगे? इस चीज़ से खौफजदा हो के वो जल्द से जल्द ही असम्बली बनाना चाहते हैं, क्या ऐसा है? यकीनन ऐसा ही है। मैं पहले फरजाना याकूब साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए, मकबूजा कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान को इस चीज़ का इल्म है
कि मैं मकबूजा कश्मीर में इतना जुल्म जबर करने के बावजूद कश्मीरी कौम को अपने हक में नहीं कर सका। यही वजह है कि उसने सूबा जम्मू कश्मीर को 2 टेरिटरियों में तकसीम किया। लद्दाख टेरिटरी को अलग कर दिया गया और फिर सिर्फ जम्मू और कश्मीर में 10 लाख फ़ौज के ज़ेर साया 3 मरहलों में इलेक्शन करवाए जा रहे हैं। होना तो ये चाहिए था, सूबा भी नहीं है, सूबे को 2 हिस्सों में तकसीम करके इलेक्शन करवाए जाते, लेकिन एक सूबे को 3 मरहलावार तारीखों में इलेक्शन करवाना हिंदुस्तान की मजबूरी बन गई। उसकी वजह यही है कि मकबूजा कश्मीर की आवाम दिली तौर पे हिंदुस्तान को किसी भी सूरत तस्लीम नहीं करती। अमरनाथ यात्रा के लिए जो ट्रिप्स मकबूजा कश्मीर के अंदर उतारी गई थी, उसके बाद अमरनाथ यात्रा ख़त्म हुई, उस फ़ौज को वापस नहीं बुलाया गया। एक्शनों के लिए मज़ीद ट्रिप्स मंगवाई गई, वो मकबूजा कश्मीर के अंदर मौजूद हैं। खौफ यही है कि हमने हुर्रियत क़यादत को मकबूजा कश्मीर से उठाकर हिंदुस्तान की दूर दराज जेलों में तो डाल दिया है, लेकिन उनके अंदर जो सेंटिमेंट्स हैं, मकबूजा कश्मीर के अवाम या मकबूजा कश्मीर की हुर्रियत कायदीन के जो जज्बात हैं वो ख़त्म नहीं कर सके। अब प्रेजेंट सिचुएशन जो मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर के अंदर इलेक्शनों के बाद हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को एक साइड लाइन पर करना चाहती है, उसके लिए उसने एक गाइडेड ग्रुप कल मकबूजा कश्मीर लाया। मकबूजा कश्मीर की आवाम की हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की ख्वाहिश है कि बैनुल-अक़वामी सतह पे ट्रिप्स को मकबूजा कश्मीर के अंदर लाया जाए। मकबूजा कश्मीर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बार बार ये कहती है कि उनको मकबूजा कश्मीर के अंदर आज़ादाना तौर पे घूमने दिया जाए, उनको आज़ादाना तौर पे उन लोगों से मिलाया जाए जिनके घर सरों से छत छीनी गई, उनको उन लोगों से मिलने की इजाज़त दी जाए जिनकी अमलाक को तबाह बर्बाद किया गया, उनको उन लोगों से मिलने दिया जाए जिनके बच्चे बग़ैर किसी जुर्म के हिंदुस्तान के दूर दराज कैदों में मुक़य्यद हैं, उनको उन ख़वातीन से मिलने दिया जाए जिनकी हिंदुस्तान फ़ौजी के हाथों आबरवेज़ी की गई, उनको उन बच्चों, उन बुज़ुर्गों, उन बच्चियों से मिलने दिया जाए जिनको बग़ैर किसी गुनाह के पैलेट गनों से जिनकी आंखें छीन ली गई। लेकिन ऐसा हिंदुस्तान कभी करेगा नहीं। हिंदुस्तान ने जो कल ये ग्रुप मकबूजा कश्मीर के अंदर अपनी मर्ज़ी का बुलाया है, इन्होंने मकबूजा कश्मीर में जो कुछ देखना है उसी को बयान करना है, क्योंकि अस्करी हसार में इस डेलीगेशन को लाया गया और अस्करी हसार में ये डेलीगेशन आज वापस चला जाएगा और हिंदुस्तान की जो मर्ज़ी के मुताबिक इनको बतौर हथियार इस्तेमाल तहरीक के खिलाफ कर सकता है। पॉइंट आ गया सर आपका, आगे बढ़ना चाहूँगी। फरजाना मैम आपसे सवाल पूछना चाहूँगी, क्या ये जो इंतखाबात हो रहे हैं कि हक़ खुद इरादियत के नेमुल बदल हो सकता है वहाँ के अवाम के लिए? नहीं जी, जितने भी इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जम्मू कश्मीर, कहीं पर भी द स्टेट ऑफ कश्मीर में जितने भी टेरिटरी है, उसमें जब कभी भी इलेक्शन होते हैं वो कभी भी प्लेबिसाइट को रिप्लेस नहीं कर सकते। हिंदुस्तान ने इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में 50s में जब इलेक्शंस करवाए थे तो उन्होंने एक कोशिश की थी यूनाइटेड नेशंस में ले जाए वहाँ की जो कठपुतली उस जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली का एक ढोंग लगाया गया और साथ में उनके थ्रू जो है रेजोल्यूशन पास की गई कि जी इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो इंडिया के साथ जाना चाहता है। तो उनकी ये अपील थी वो रिजेक्ट की थी यूनाइटेड नेशंस ने। तो किसी भी किस्म के इलेक्शन आर नॉट एन इक्विवेलेंट। प्लेबिसाइट मुख्तलिफ है और वो अलग से होगा। जितने भी इलेक्शंस होते हैं वो लोकल डेवलपमेंट बाकी सारे कामों के लिए हो सकते हैं, लेकिन वो कभी भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं माने जाएंगे किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी इंटरनेशनल जगह पर, कि ये जो इलेक्शंस हैं ये कश्मीरियों की उमंगों को, जो उनकी ख्वाहिश है, उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं। पॉइंट आगे आपका भी ज़ुबैर हुसैन साहब की तरफ बढ़ना चाहूँगी। सर आपसे पूछना चाहूँगी कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में जितने अफवाज इस वक्त हैं काबिज़ हैं, वो चाहे जितनी भी ज़बरदस्ती लोगों से वोट डलवाना चाहे, लेकिन क्या देख रहे हैं हम कि टर्न आउट कितना हो सकता है? इसके नतीजे में जो बनने वाली असम्बली है
उसके पास जो इख्तियारात होंगे ना होने के बराबर हैं। अगर मैं इसको इस तनाजुर में लूँ कि इंटरनेशनल मीडिया इसको जिस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है, उसमें अखबारात की जो इस वक्त हेडलाइन है वो ये है कि कहीं पर यह छपता है कि वोट जो है वो कश्मीर की आवाम के लिए, अपने हकूक के लिए आला कार है। दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि वोट जो है वो एक पत्थर की मानिंद है। तो जनाबे वाली, ये आला कार जो आप दुनिया को पेश कर रहे हैं, जो इस धांधली में पेश किया जाएगा, अगर आप उसमें टर्न आउट 40-60 का भी पेश करते हैं, या आप ये जाहिर करने की कोशिश करते हैं कि हमने कोई खास मेजोरिटी नहीं, लेकिन इतनी तादाद में वोट जरूर हासिल किए हैं कि हम जो है वो अपनी असेंबली को बना सकते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया उसको एक्सेप्ट करेगी। क्योंकि दुनिया के अंदर आज हर तरफ जो है आपको सहाफत का बोलबाला मिलेगा। आज आम आदमी जो है वो सोशल मीडिया के जरिए खुद को एक्सप्रेस करता है। तो टर्न आउट चाहिए कितना भी बताएं, और दुनिया के अंदर जहां जहां बड़े बड़े अखबारात या बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं, उनके जितने भी तज्जियाकार जब इस मुद्दे पे बात करने बैठेंगे तो वो अपने अल्फाज को वापस लेने की भी कोशिश करेंगे कि ये वोट एक पत्थर ऐसा था जो कश्मीरी अवाम को जाके लगा। ये आलाकार अपने हकूक को हासिल करने के लिए ऐसा था कि जिसने अपने ही अवाम को जो है वो एक ऐसे अंधेरे में धकेल दिया कि जहां पर ना उनकी आवाज सुनी जाएगी, ना वो अपनी हकूक की आवाज को कहीं पर बुलंद कर सकेंगे। यूं तो ये जाहिर किया जा रहा है कि कश्मीर में इंतखाबात करके अवाम जो घुटन महसूस कर रही थी वो खत्म हो गई। घुटन बिल्कुल खत्म नहीं हुई। आज अगर लोग सड़कों पर हैं तो वो फिर भी वही बात कर रहे हैं कि हमारी जो आज़ाद हैसियत थी, खुद मुख्तार हैसियत थी, उसको वापस किया जाए। आज उनका ये नारा नहीं कि हमें नया कश्मीर दिया जाए, आज उनकी फकत एक ही कोशिश है कि हमारी रियासती जो हैसियत थी उसको बहाल किया जाए। नारे तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन उस आज़ाद असेंबली, उस जो नाम नेहाद आज़ाद असेंबली की जो हैसियत होगी, ना तो वो कश्मीर में एक्सेप्टेबल होगी, ना ही बैनुल अक़वामी तौर पे उसको काबिल कबूल समझा जाएगा। क्योंकि हमारी एक दोस्त ने अभी कहा कि इन मुल्कों में जहां पर हम आबाद हैं, गैर मुल्की जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वो इस चीज़ को अच्छे तरीके से जानते हैं कि जहां पर जानवरों के भी हुकूक की बात की जाती है, वहां पर इंसानी हुकूक के हवाले से अगर आवाज़ बुलंद की जाए तो उसको सुना ज़रूर जाता है। और मुझे यकीन है कि टर्न ओवर चाहिए कितना भी साबित करें, इनकी सरजनीश आलमी मीडिया के जरिए जो है वो कहीं ना कहीं बेनकाब जरूर होती रहेगी। बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।